सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एनिमल टिश्यूज को रिवाइज करेंगे। सो एनिमल टिश्यूज बेसिकली चार मेन टाइप्स के होते हैं: एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। तो एक एक करके हम चारों टाइप्स को देखेंगे और इन टाइप्स के भी अपने सब टाइप्स हैं, उनको भी हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। तो देखो, याद ऐसे रखना है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कवरिंग फॉर्म करता है, चाहे वो कवरिंग हमारी आउटर कवरिंग हो, दैट इज स्किन, या हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनकी कवरिंग हो। ठीक है, ऑर्गन की भी जो कवरिंग होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू होता है। इवन हमारी जो कैविटीज होती है, कैविटीज का मतलब मैं यहाँ पे डेंटल कैविटीज की बात नहीं कर रहा हूं। कैविटीज का मतलब हमारे बॉडी में जितने भी होल्स हैं, ठीक है, जैसे कि माउथ, तो हमारी माउथ भी एक कैविटी है जिससे फूड जो है वो बॉडी के अंदर जा रहा होता है। हमारा नोज, नोज भी एक कैविटी है। हमारे ईयर्स, ईयर्स भी एक कैविटी है। ठीक है, तो हमारे माउथ का जो इंटीरियर है, ठीक है, उसकी भी जो आउटर कोटिंग है वो एपिथेलियल की बनी हुई है। सो ऐसा समझ लो कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, इसके सेल्स सभी ऑर्गन्स, कैविटीज, हमारी आउटर बॉडी, हर चीज को कवर अप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एनिमल बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, प्लांट्स में ये काम कौन करता था? एपिडर्मिस करता था। प्लांट में ये काम एपिडर्मिस करता था, एनिमल में ये काम एपिथेलियल करता है। ठीक है, जब मैं प्लांट्स पढ़ा रहा था तो मैंने पूछा भी था कि भाई प्लांट के स्किन अगर मैं बोलूं तो वो है एपिडर्मिस, एनिमल का स्किन क्या होता है? वो होता है एपिथेलियल। लेकिन स्किन के अलावा देखो, स्किन तो हमारा सिर्फ आउटर कवरिंग हो गया ना, हमारी जो इनर कवरिंग्स है, यहां तक कि हमारे ऑर्गन्स की जो कवरिंग होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू की ही होती है। ठीक है, अब सपोज मान लेते हैं मैं इंटेस्टाइन की बात करता हूं। इंटेस्टाइन, सपोज ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, दिस इज इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के जो ये पार्ट है, यहां भी एपिथेलियल टिश्यूज है, मतलब द आउटर पार्ट। लेकिन फूड कहां से पास होता है? यहां से पास होता है। तो ये जो इनर रीजन है, यहां भी एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, अगर मैं बोलूं एक हॉलो सिलेंडर, अगर एक हॉलो सिलेंडर का मैं बोलूं कितने सरफेस एरिया, कितने कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो एक तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, एक इनर कर्व्ड सरफेस एरिया भी तो होगा ना। तो ये दोनों कवरिंग्स पे एपिथेलियल होते हैं। तो अगर हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं, चलो ठीक है, तो इंटेस्टाइन का जो आउटर कवरिंग हो गया, जो इनर कवरिंग हो गया, दोनों में एपिथेलियल टिश्यूज है। तो हम सभी को पता है कि इंटेस्टाइन में क्या होता है भाई? इंटेस्टाइन में हमारा फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है, जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है। तो सपोज कोई फूड इस तरह से एब्जॉर्ब हो रहा है। अब देखो एक्चुअली क्या होता है ना, एक्चुअली अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाऊं तो ये क्या होता है, थोड़ा सा हम टॉपिक से बियॉन्ड जाके इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा है इंटेस्टाइन। ठीक है, ये इंटेस्टाइन का आउटर पार्ट है और ये है इनर पार्ट जहां से फूड जा रहा है। तो ये जा रहा है फूड भाई यहां से। ठीक है, अब इंटेस्टाइन में भी क्या होता है भाई? एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो ये जो इंटेस्टाइन का ये कवरिंग हो गया, इधर भी एपिथेलियल, इधर भी एपिथेलियल। ये जो ब्लू कलर के ये एपिथेलियल है। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है। वो इस तरह से होता है। तो जो फूड होता है ना, जैसे ये जो फूड है, ये फूड इसमें एब्जॉर्ब हो रहा होता है। तो फूड जो हमारे अब अंदर, अब इसके अंदर क्या है? तुम पूछोगे सर इसके अंदर क्या है, मतलब ये फूड एब्जॉर्ब होके जा कहां रहा है? तो बेसिकली यहां पर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड होता है इसके अंदर, ब्लड वेसल्स।
तो फूड एब्जॉर्ब होके बेसिकली हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है और फिर हमारे बॉडी के सभी सेल्स में जाता है, ठीक है। तो क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि फूड जब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा था तो वो एपिथीलियल को क्रॉस कर रहा था, क्योंकि एपिथीलियल इज लाइक गार्ड, गार्ड है, ये एक दरवाजा है ये, ठीक है। एनीथिंग विच इज क्रॉसिंग एनी ऑर्गन, ठीक है, उसको एपिथीलियल से क्रॉस होना ही पड़ेगा। बात आई समझ में एपिथीलियल का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसको एपिथीलियल से क्रॉस होना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे बॉडी में कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रही हो या रिलीज हो रही हो, इट हैज टू क्रॉस एपिथीलियल। अगर हम अपने लंग्स की बात करें, ठीक है, तो सपोज मैं अपने लंग्स की बात करता हूं, तो ये एक साइड मैंने लंग्स का बना दिया। अब लंग्स के अंदर में क्या होता है भाई, ये फर्दर इस तरह से ऐसे डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। और यहां पर ये फर्दर आगे डिवाइड होता है और छोटे छोटे पार्ट में। यहां पर क्या होता है ना, ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में क्लास 10th में पढ़ेंगे। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को मैं अगर तुम्हें दिखाने की कोशिश करूं, जैसे ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये जो गैस है, सपोज मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो आ रहा है यहां से, ठीक है, ये अंदर से ऑक्सीजन आ रहा है, यहां से आ रहा है ऑक्सीजन। अब ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ना, इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स है, इस तरह से इसको टच कर रहा है ब्लड वेसल्स, दीज आर द ब्लड वेसल्स। तो ऑक्सीजन क्या होता है, इस स्ट्रक्चर की जो ब्लू कलर का तुम्हें बाउंड्री दिख रहा है, ठीक है, ये जो बलून दिख रहा है, इसको क्रॉस करके ये ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा। तो जब ये ऑक्सीजन क्रॉस करेगा ना, तो ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर का जो आउटर कवरिंग है, दैट इज ये पार्ट, इट इज कवर्ड बाय एपिथेलियल अगेन। तो अगर ये एपिथेलियल से कवर्ड है, तो ऑक्सीजन जब इस बलून लाइक स्ट्रक्चर से हमारे ब्लड वेसल में जा रहा है, तो इट इज क्रॉसिंग द एपिथेलियल। तो तुम ऐसे समझ लो ना कि हमारे बॉडी में जो भी चीजें होती हैं सब एपिथेलियल से कवर्ड होती हैं। तो हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन से कोई भी चीज जब अंदर या बाहर जा रहा होता है, तो वो एपिथेलियल के कम से कम एक लेयर को तो क्रॉस करता ही करता है हमेशा, ठीक है ना। क्योंकि एपिथेलियल जो है वो कवरिंग फॉर्म कर रहा है। अब सपोज हम किसी भी चीज को कवर करते हैं, ठीक है, हम अपनी गाड़ियों को कवर करते हैं। अगर उस कवर में छोटे छोटे होल्स हो, मान लो भाई मैं कवर खरीदने गया और उसने मुझे क्या किया। अच्छा, तुमने कभी बाइक या कार को कवर किया होगा, ठीक है, देखा ही होगा कवर होता है। तो वो कवर का जो मटेरियल होता है वो थोड़ा सा रेनकोट वाले मटेरियल से मैच कर रहा होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इमरजेंसी में कार या बाइक को चादर से कवर कर देते हैं। हमारे घर में चादर होते हैं, उन चादर से जो भी वेस्ट है उनसे हम कवर कर देते हैं। जब हम उसको इस तरह से कवर करते हैं और बाद में जब तुम उस चादर को हटाओगे, तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि उस बाइक पे, ठीक है, या उस कार पे क्या है, एक हल्का सा डर्ट इकट्ठा हो चुका है। मतलब तुम्हारा जो वो चादर चादर था वो 100% इफेक्टिव नहीं रहा डस्ट को रोकने के लिए। लेकिन वो जो कवर है, जो रेनकोट टाइप के मटेरियल का बना हुआ है, वो 100% इफेक्टिवली उस डस्ट को रोक देता है। तो ऐसा क्यों भाई? क्योंकि वो जो कवर है ना, उसमें किसी भी तरह के बीच में स्पेस नहीं है, होल नहीं है। जबकि जो चादर होता है, उसके थ्रेड्स के बीच में क्या होते हैं, माइन्यूट होल्स होते हैं। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई भी कवर है, तो उस कवर में कभी भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो उसी तरह से जो एपिथेलियल टिश्यू है, क्योंकि ये कवरिंग है हमारे ऑर्गन्स की, स्किन की, इंटरनल कैविटीज की, तो इसमें कभी भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं हो सकता है, ठीक है, सच दैट ये कॉन्टिन्यूअस शीट की तरह दिखनी चाहिए। सो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर टाइटली पैक्ड and they have no intercellular spaces, thus they form continuous sheet. Now देखो जो सेल्स होते हैं, ठीक है, देखो टिश्यू जो है, टिश्यू किस चीज का बना हुआ है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स।
तो सेल्स अपने पोजीशन पे जो होते हैं, इट इज ड्यू टू अ सीमेंटिंग मटेरियल। मतलब तुम ऐसे अज्यूम करो, हमारे घर में जो वॉल्स होते हैं, वो वॉल्स जो है वो टिश्यू है। द वॉल इज अ टिश्यू। और वॉल्स के अंदर जो ब्रिक्स है, उसको तुम सेल एज्यूम करो। तो भाई, वॉल में जो ब्रिक्स लगाया गया है, ब्रिक्स के बीच में कुछ सीमेंटिंग मटेरियल डाला गया है, सच दैट ब्रिक्स अपने पोजीशन में रहे। तो उसी तरह से किसी भी टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, सेल्स के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल होता है, जिसके वजह से सेल्स अपने पोजीशन को मेंटेन करके रख सके। ठीक है, ये सभी टिश्यूज में होते हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, तो यहाँ पे जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है वो बहुत कम होता है। ना, ये तो मैंने फोर्थ पॉइंट बता ही दिया है कि हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन्स और कैविटीज जो हैं वो एपिथेलियल टिश्यू से कवर होते हैं। ठीक है, इसका भी मैंने एग्जांपल दिया है कि हमारे बॉडी में कोई भी चीज जब एंटर करती है या हमारे बॉडी से निकलती है, ठीक है, जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है या ऑक्सीजन एंटर कर रहा है, फूड हमारे इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है, तो क्योंकि सभी चीजें हमारे बॉडी के हर एब्जॉर्प्शन करने वाली एरिया जो है, उसका सरफेस एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड है, तो एनीथिंग विच इज एंटरिंग और exiting our body या leaving our body, it will have to cross at least one layer of epithelium. It is compulsory. Without crossing epithelium, it is not possible for anything to enter or leave our body. तो हम ये कह सकते हैं इसके बेसिस पे कि एपिथेलियल टिश्यू इज लाइक बाउंड्री। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने एक डायग्राम तुम्हें दिखाया था, जैसे यहाँ पे ये हर्ट है, ठीक है, जैसे ये लंग्स है, तो भाई लंग्स के ऊपर भी क्या होगा, ऐसे एपिथेलियल का एक लेयर होगा। लंग्स के ऊपर भी एपिथेलियल का एक लेयर होगा। यहाँ पे क्या होता है, हर्ट होता है ह्यूमन का। ठीक है, एक हर्ट होता है यहाँ पे ह्यूमन का। तो हर्ट के ऊपर भी क्या होता है, एपिथेलियल का एक लेयर होगा। तो जो डिफरेंट सिस्टम्स हो गए, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लंग्स पहले से है, ठीक है, और क्या होता है साइड में यहाँ पे इस पोजीशन पे एक हर्ट होता है। तो हर्ट और लंग्स दोनों का फंक्शन ऑलमोस्ट डिफरेंट है। ठीक है, तो इनके बीच जो सेपरेशन होता है, ठीक है, वो भी एपिथेलियल करता है, क्योंकि दोनों का जो आउटर सरफेस है वो एपिथेलियल है। तो एक तरह से दोनों का जो कंपोनेंट्स है वो आपस में मिक्स नहीं हो सकता कभी भी। तुम ऐसे मानो ना कि किसी भी चीज की कवरिंग जो एपिथेलियल है, सपोज मान लो तुमने अपने रेफ्रिजरेटर में कुछ फ्रूट्स रखे हैं, कुछ वेजिटेबल्स रखी हैं। अब तुम्हें ये है कि भाई फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपस में मिक्स ना हो जाए, उनके स्मेल आपस में मिक्स ना हो जाए। तो तुमने क्या किया, सभी फ्रूट्स, एक टाइप के फ्रूट्स और एक टाइप के वेजिटेबल्स को पॉली बैग्स में पैक कर दिया और फिर तुमने उसे रख दिया। तो भाई अब क्या है कि वो सभी फ्रूट्स आपस में रखे हुए तो इकट्ठे हैं, बट आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट इन द सेंस क्या है कि एक दूसरे से अलग रखे हुए, वो मिक्स नहीं होने वाले कभी भी। तो सेम चीज एपिथेलियल करता है। एपिथेलियल इज लाइक द पॉलीबैग्स, जिसके अंदर हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स सेपरेटली प्लेस्ड होते हैं, तो वो आपस में कभी मिक्स नहीं हो सकते। अब देखो क्या होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, जैसे मान लो हर की कवरिंग में होता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, जैसे अभी हमने इंटेस्टाइन की बात की, यहाँ पे हम इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। तो जो इंटेस्टाइन, ये रेड कलर से क्या था, इंटेस्टाइन किस एक्चुअल में इंटेस्टाइन था। ठीक है, इसके ऊपर ये कवरिंग किसकी है, ये जो मैंने ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाई है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स किस चीज के, एपिथेलियल के हैं। तो भाई क्या होता है ना कि बीच में ऐसे एक लेयर होता है। ठीक है, एक लेयर होता है जो इस एपिथेलियल को उसके अंदर के मेन टिश्यू से सेपरेट कर रहा होता है। जैसे इंटेस्टाइन का जो मेन टिश्यू है, उससे ये एपिथेलियल जो होगा वो सेपरेट हो रहा होगा। सो दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो इसमें से याद क्या रखना है, सब कुछ याद नहीं रखना है। याद अगर तुम्हें मोटा मोटी दिमाग में इतना सेट रहे कि एपिथेलियल जो है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो हमारे बॉडी को अंदर से और बाहर से कवर कर रहा होता है,
बॉडी के सभी ऑर्गन, सभी कैविटीज को ये कवर करता है, तो इतना काफी होगा। दूसरा, तुम्हारे दिमाग में अपने आप ये लॉजिक चलेगा कि अगर ये कवरिंग टिश्यू है, तो इसका मतलब इसके सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, और ये क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। अगर ये दो चीज तुम्हें याद है, तो तुम्हारा एपिथेलियल का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एग्जाम में ऐसा देखो, फाइनल एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में 5 पॉइंट लिखो, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स बोला जाएगा 2 पॉइंट लिखो, या क्या होगा कि इस तरह से पूछा जाएगा, नेम द टिश्यू विच फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ कैविटीज या बॉडी ऑर्गन्स। तो तुम्हें उस तरह से याद रखना होगा कि द आंसर इज एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सो तुम्हें याद कैसे करना, तुम इसे इन पॉइंट्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, और मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में इसका एक स्टोरी सेटअप हो जाएगा कि एक्चुअल में इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। अब देखो, एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग टाइप्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो हमारे बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट है। जैसे स्क्वैमस होता है, क्यूबॉइडल होता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस होता है, कॉलुमिनर होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के होते हैं। अब जैसे तुम देख सकते हो स्क्वैमस, देखो ये जो नीचे ब्लू कलर के है ना, ये वही मेम्ब्रेन है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, कि ओरिजिनल टिश्यू जो एक्चुअल वहां पे जैसे मान लो लंग्स के ऊपर एपिथेलियल है, ठीक है। तो लंग्स के जो टिश्यू होंगे और जो ऊपर उसके ऊपर एपिथेलियल होगा, उसके बीच में ये ब्लू कलर से जो डिनोट किया गया वो एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक सेपरेशन होता है बिटवीन द एपिथेलियल एंड द एक्चुअल टिश्यू, ये ध्यान रखना है। तो जो ये चार टाइप के बेसिकली हमारे पास एपिथेलियल है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड और कॉलमनर। अब तो इसमें क्या है ना कि हम बिना पढ़े भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे। देखो भाई, स्क्वैमस क्या तुम्हें दिख रहा है, स्क्वैमस का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं दिख रहा है इसके सेल्स का। सेल्स में एक तुम्हें न्यूक्लियस दिख रहे हैं, हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस है। ये बेसिकली फ्लैट है। तो ये उन जगहों पे होना चाहिए जहां पे सिर्फ कवर करना है और कोई फंक्शन नहीं है, और कवरिंग ऐसे जगहों की करनी है जहां पे ज्यादा वियर एंड टियर नहीं होता है। सपोज मान लो हमारे आउटर स्किन में ऐसा टिश्यू का अरेंजमेंट हो, तो भाई ये तो सिंगल लेयर थिक है। अब हमारी बॉडी जो है, जो आउटर स्किन है, उसमें काफी वियर एंड टियर होते रहता है। मतलब हमारे कभी हाथ हमारा किसी चीज में यू नो मतलब मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, हम किसी चीज के ऊपर अपने हाथ को मूव कर रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि अगर सिंगल लेयर थिक हो वहां का कवरिंग, तो इट वोंट बी इफेक्टिव, राइट। तो जो स्क्वैमस है, जो सिंपल स्क्वैमस तुम्हें दिख रहा है, ये कवरिंग फॉर्म तो करता है, बट ये हमारे आउटर स्किन में प्रेजेंट नहीं हो सकता। ये कहां पर प्रेजेंट हो सकता है, जैसे हमारे माउथ के अंदर की जो जो हमारा माउथ कैविटी है, उसमें अंदर की कवरिंग में ये प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ज्यादा वियर एंड टियर नहीं होता है। जो हमारा फूड पाइप है, इसोफेगस, उसमें ये प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसे हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं चीजों का, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइडल, ठीक है। अच्छा, पहले स्क्वैमस के बाद में सीधे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस पे आता हूं। देखो, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस और स्क्वैमस में क्या फर्क है, ऊपर से टॉप व्यू उसका सेम है, इसमें भी यहाँ पे न्यूक्लियस है। डायग्राम में नहीं दिख रहा वो बात अलग है, बट यहाँ भी न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि जहां पर स्क्वैमस सिंगल लेयर थिक है, वहीं पे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस में मल्टीपल लेयर्स है। तो भाई ये हमारे स्किन में होता है, जो हमारा आउटर स्किन होता है, वहां पे जो स्क्वैमस होता है उसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं, कि अगर ऊपर के एक दो लेयर कभी वियर एंड टियर में डैमेज हो भी जाए, तो अंदर के लेयर सेफ है, ठीक है। हमारे अंदर के जो टिश्यूज हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेफ रहेंगे। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस उन जगहों पे होता है जहां पे वियर एंड टियर ज्यादा होता है, दैट इज आवर आउटर स्किन। अब बचा क्यूबॉइडल और कॉलमनर। देखो, कॉलमनर थोड़े लंबे हैं, ठीक है, और क्यूबॉइडल क्या है कि इनका लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है। तो क्यूबॉइडल बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब भाई एपिथेलियम को तो हर जगह प्रेजेंट होना है। इवन हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं, जो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, उनमें भी उनकी भी ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, पाइप्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो अब चाहे वो कुछ भी हो, उसकी कवरिंग जो होगी वो किसकी बनी हुई होगी,
इनर कवरिंग या आउटर कवरिंग की हम बात करें तो वो किसकी बनी हुई होगी? वो बनी हुई होगी एपिथेलियम की, ठीक है? चाहे कोई भी ऑर्गन हो, कुछ भी हो, उसकी इनर और आउटर कवरिंग अगर वो हॉलो है, तो उसकी इनर और आउटर कवरिंग दोनों की हम बात करते हैं। अगर वो हॉलो नहीं है, जैसे हम लिवर की बात करते हैं, लिवर हॉलो नहीं है, तो लिवर की आउटर कवरिंग जो होगी वो एपिथेलियम की होगी। तो भाई ब्लड वेसल्स में जो एपिथेलियम होता है वो क्या करता है? कवरिंग तो फॉर्म करता ही करता है, साथ ही साथ एक और फंक्शन कर देता है। ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की बात होती है। तो इसलिए ब्लड वेसल्स में जो एपिथेलियम होते हैं वो क्यूबॉइडल शेप के होते हैं थोड़े, मतलब हम बोल सकते हैं थोड़े थिक होते हैं, ठीक है? सिंगल लेयर होते हैं नो डाउट, ये भी देखो सिंगल लेयर ही है, बट ये क्या है, थोड़ा थिक है। थिकनेस होने की वजह से ये जहां भी प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल, वहां पे स्ट्रेंथ इम्पार्ट कर रहा होता है, स्ट्रेंथ दे रहा होता है। तो हमारे ब्लड वेसल्स में ये प्रेजेंट होता है और वहां पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है? बात आती कॉलमनर की। अब कॉलमनर के जो सेल्स है वो थोड़े ज्यादा लंबे हैं, ठीक है? सेल का जो साइज है वो थोड़ा एलोंगेटेड है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा फंक्शन हो सकता है। इसका फंक्शन हो सकता है कि जहां भी किसी भी चीज को पुश करने की बात हो, जैसे मान लो हमारे अ, हम बात कर सकते हैं जो हम ब्रीद करते हैं, हमारा जो विंड पाइप होता है, उसमें क्या है, जैसे सर्दियां हैं तो क्या होता है भाई, हमें सर्दियां हो जाती है तो हमारे नोज से लिक्विड निकल रहा होता है बेसिकली। तो वो होता है म्यूकस, वो हमारे पूरे विंड पाइप में होता है, ठीक है? उसका काम क्या होता है, जब हम ब्रीद करते हैं तो उसमें काफी सारा डस्ट होता है, बैक्टीरिया होता है। तो एयर तो पास कर जाता है हमारे लंग्स तक, लेकिन वो जो बैक्टीरिया है, जो डर्ट है, वो क्या होता है, म्यूकस में चिपक जाता है, ठीक है? तो म्यूकस एक तरह से फिल्टरिंग ऑप्शन है हमारे लंग्स के लिए। अब ये जो म्यूकस है ये हमारे विंड पाइप में थॉरली मूव करता रहे, तो इसके लिए ये सिलिएटेड कॉलमनर अपना रोल प्ले करता है। ये ब्रश जो हम टूथब्रश यूज करते हैं ना, उसके ब्रिसल्स की तरह होता है। तो ये क्या होता है, जब ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है, ठीक है, ये जो कॉलमनर सिलिएटेड है, जब ये मूव करते हैं लाइक ब्रसल, जैसे इमेजिन करो कि भाई ग्राउंड में ग्रासेस हैं, तो ग्रासेस विंड के फॉर्म में कैसे मूव करे, कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे। तो उस तरह से ये जो कॉलमनर है वो मूव करता है और ये म्यूकस को एक डायरेक्शन में पुश करता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे देखो ब्रीफली बताया, अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एपिथेलियल जो है वो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को कवर करता है, जो हॉलो है उसको अंदर से भी बाहर से भी। तो डिपेंडिंग अपॉन उसका पोजीशन, जहां भी उसका पोजीशन है ना, वहां पर कवर करने के साथ साथ कुछ और स्पेसिफिक रोल्स ये एपिथेलियल प्रोवाइड करता है। तो अकॉर्डिंग टू द रोल जो ये एपिथेलियल प्रोवाइड करता है, इसका शेप जो है थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो उसी बेसिस पे इसको हमने अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है? रफली तो मैंने बता दिया, अब एक बार डिटेल में देख लेते हैं सभी चीजों को। तो पहले हम बात करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम की, ठीक है भाई? डायग्राम तुमने देख लिया अभी, आई होप रिकॉल कर पाओगे। तो ये देखो थिन फ्लैट इरेगुलर शेप्ड सेल्स के बने हुए थे, जो कि एक तरह से फिट कर जाते हैं लाइक टो टाइल्स टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट टिश्यू। अब देखो ये चीज हमने मेन टॉपिक में भी डिस्कस कर लिया था कि एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, क्योंकि भाई अगर उनके बीच में स्पेस हुआ ना तो फिर कोई फायदा नहीं है उनका, ठीक है? क्योंकि वो कवरिंग फॉर्म कर रहे हैं। Now it forms a delicate lining। देखो बायोलॉजी में ये टिश्यू चैप्टर में हम एक टर्म यूज करते हैं, लाइनिंग। लाइनिंग का मतलब होता है कवरिंग, ठीक है? हमारे माउथ के अंदर का कवरिंग उसको लाइनिंग बोलेंगे। जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस क्या, फूड पाइप। इसको कुछ लोग ईसोफेगस बोलते हैं, कुछ ओसोफेगस बोलते हैं, तो स्पेलिंग सही होना चाहिए, बाकी कुछ भी बोल लो इसको, ठीक है? जो नोज हो गया, इन सब का जहां पे डेलिकेट लाइनिंग की बात करें, डेलिकेट कवरिंग की बात करें, जहां पे वियर एंड टियर नहीं होता है ज्यादा, तो वहां पर ये स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। हमारे ब्लड वेसल्स में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स की कवरिंग में। लेकिन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की बात हुई तो दूसरा तरह का एपिथेलियम होगा, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? हमारे टंग की कवरिंग में, ठीक है? और स्किन में, देखो यहाँ पे स्किन मैंने लिखा तो है, बट क्योंकि स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस जो है वो इसी का एक पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे स्किन लिख दिया है। लेकिन अगर एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाए कि स्किन में किस तरह का एपिथेलियम होता है, तो तुम वहां पे सिंपल स्क्वैमस मत लिख देना, यहाँ पे ये सिंपल स्क्वैमस है, ये मत लिख देना।
तो वहां पे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस लिखना, हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे ये पॉइंट में दिया भी हुआ है कि स्किन स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है, इट इज अरेंज इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। Now, since they are arranged in pattern of layers, so the epithelium is called stratified squamous epithelium. ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब फंक्शन जो है ये तुम खुद से लिख सकते हो, दिमाग में रिकॉल है ही कि ऑब्वियसली ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म कर रहा है। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम क्या होता है कि भाई किसी भी तरह के मैकेनिकल इंजरी, एंट्री ऑफ जर्म्स, केमिकल्स या ड्राइंग से बचाए। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये काम प्लांट में कौन करता है, तो क्या तुम मुझे बता पाओगे? प्रिवेंट द अंडरलाइंग पार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, एंट्री ऑफ जर्म्स, केमिकल्स एंड ड्राइंग। प्लांट में भी तो कोई करता ही होगा ना ये काम। प्लांट में ये जो फंक्शन है, इट इज परफॉर्म्ड बाय एपिडर्मिस। ठीक है, याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं पर याद रख लो इस चीजों को। Now it also forms a selectively permeable membrane through which filtration occurs. ठीक है, ये जो स्क्वामस एपिथेलियम है, ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, भाई ये टर्म जो है तुमने सुना होगा जब हम सेल चैप्टर पढ़ते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, सिर्फ कुछ चीजों को ही अंदर आने देता है, सब चीजों को अंदर नहीं आने देता है। और वो पोरस होता है, उसके थ्रू चीजें पास कर सकती, सब्सटेंस कैन पास थ्रू देम। तो सेम चीज होता है एपिथेलियम के साथ, एपिथेलियम के थ्रू सब्सटेंस पास कर सकते हैं। ऑब्वियसली भाई पास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पास नहीं करेगा तो सब्सटेंस जैसे ऑक्सीजन हो गया या फूड हो गया वो कहीं भी जा नहीं पाएगा, क्योंकि सब चीजों के कवरिंग में तो एपिथेलियल प्रेजेंट है। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या करता है, ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बनाता है थ्रू विच फिल्ट्रेशन अकर्स। मतलब हमारे बॉडी में जो काम की चीजें वो एब्जॉर्ब होती हैं, जो काम की चीजें वो एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। तो इट इज ड्यू टू दिस स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलमनर एपिथेलियम पे, वो जो लंबे लंबे सेल्स थे, ठीक है ना। कॉलमनर एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स। न्यूक्लियाई बेस की तरफ होते हैं। मैं डायग्राम दोबारा दिखा दे रहा हूँ। देखो भाई ये है कॉलमनर, जो एनसीईआरटी की डायग्राम है, ठीक है। अगर तुम्हें और थोड़े बेहतरीन तरीके से इसे देखने हैं तो तुम इंटरनेट पे थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। तो ये कॉलमनर एपिथेलियम तुम देख रहे हो, ये जो गोल गोल नीचे में बने हुए हैं, ठीक है, ये जो है, ये जो गोल गोल नीचे में बने हुए क्या है, इसके न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जो है दैट इज टुवर्ड्स द बेस, बेस की तरफ है, ठीक है। इट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब भाई लाइनिंग का मतलब तो मैंने बता दिया, आई होप याद होगा सभी को। लाइनिंग का मतलब होता है सरफेस या कवरिंग। सो हमारे स्टमक का जो इनर सरफेस है और हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर सरफेस है वो कॉलमनर एपिथेलियम का बना हुआ है। याद होगा अभी मैंने इंटेस्टाइन का जब डायग्राम बनाया था तो मैंने इस तरह का शेप बनाया था यहाँ पे। तो ये शेप क्या है भाई, दे आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, या हम बोल सकते हैं कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स है। तो ये जो एपिथेलियम है यहाँ पे, ठीक है, ये जो एपिथेलियम है, सेल्स है यहाँ पे, वो कौन से कॉलमनर लाइक, कॉलम की तरह दिखते हैं, लंबे लंबे होते हैं, कॉलम की तरह दिखते हैं। भाई ऐसा क्यों होता है ये सोचो। सपोज मान लेते हैं, मैं ऐसे मान करता हूँ कि सपोज इंटेस्टाइन का एक छोटा सा हिस्सा है, ये हिस्सा है, फूड को यहाँ पे एब्जॉर्ब होना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके बजाय ये हिस्सा ऐसा है, मतलब लेंथ इतना ही है बट वो कुछ इस तरह से है। ऐसा है भाई। अब फूड कहाँ कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये नॉर्मली तुम बोल सकते हो कि फूड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में। भाई देख के ही पता चल रहा है कि सेकंड केस में ऑल्दो उसने स्पेस उतना ही लिया है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो गया। हम बोल सकते हैं इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। तो इंक्रीज सरफेस एरिया के होने की वजह से यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन इज मोर एफिशिएंट। तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया या स्टमक के जो इनर वॉल्स हो गए, जहाँ पे फूड को एब्जॉर्ब होना होता है, वहां पे जो एपिथेलियम होते हैं, ठीक है, उसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से होता है, फिंगर लाइक होते हैं।
या हम बोल सकते हैं कॉलम लाइक होते हैं, सच दैट ऐसे होने से क्या फायदा होता है, जो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है, तो मोर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, कम समय में ज्यादा फूड एब्जॉर्ब हो रहा होता है। तो मेन फंक्शन भाई क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड सिक्रेशन ऑफ म्यूकस बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस, मैंने एक और जगह बताया था, म्यूकस का नाम लिया था। म्यूकस क्या होता है, हमारे विंड पाइप में जो सेमी सॉलिड होता है प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड म्यूकस, जो सर्दियों में लिक्विड बन के बाहर आ रहा होता है, ठीक है। सो ये जो म्यूकस है, इसका सिक्रेशन जो होता है वो एक मेम्ब्रेन के फॉर्म में हो, मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसको सिक्रेट कर रहा प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो वहां भी विंड पाइप में भी ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। मैंने बताया था कि म्यूकस को कॉन्टिन्यूसली अप ऊपर की तरफ पुश कर रहा होता है, ठीक है, कि फ्रेश म्यूकस हमारे क्या हो रहा होता है, विंड पाइप में बन रहा होता है, और जो म्यूकस बन चुके होते हैं वो ऊपर की तरफ पुश कर रहे हो रहे होते हैं, कि जो भी हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं उसमें जो भी डस्ट है वो क्या हो, बाहर की तरफ निकलता जाए, ठीक है, हमारा विंड पाइप क्लीन रहे। नेक्स्ट हम आते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। देखो भाई, सीलिएटेड एपिथेलियम वही है जो कॉलमनर एपिथेलियम है, ठीक है। हमारे बुक में एक लाइन एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, बट ये वही है, इसमें कुछ तुम्हें परेशान नहीं होना है कि सर ये सीलिएटेड एपिथेलियम क्या नई चीज आ गई। ये कोई भी नई चीज नहीं है भाई, जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है उसी को हम, उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। जब वो जो कॉलम्स है वो बहुत पतले होते हैं, हेयर लाइक होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सीलिएटेड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इनका नाम ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं यहाँ पे। अब क्यूब शेप्ड सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेंथ कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स, हमारे किडनी के अंदर, ठीक है। किडनी में क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो किडनी के अंदर जो ट्यूब्स होते हैं, पतले पतले ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, उनमें उनमें स्ट्रेंथ के लिए ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स में, डक्ट्स का मतलब होता है पाइप्स, भाई हमारे माउथ में जो सलाइवा आता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। तो वो सैलिवरी ग्लैंड्स में तो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, बट हमारे माउथ तक आता है थ्रू डक्ट्स, डक्ट्स मतलब पाइप्स के थ्रू आता है। तो ये जो पाइप्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मैंने ब्लड वेसल्स भी बताया था, वहां भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेन फंक्शन इसका क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करो। अब देखो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का ही थोड़ा सा एक मॉडिफाइड वर्जन है। जैसे हमने देखा कि कॉलुमनर का मॉडिफाइड है सीलिएटेड कॉलुमनर है, उसी तरह से जो हमारा क्यूबॉइडल है ना, उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है ग्लैंडुलर। तो ग्लैंडुलर क्या होता है, सपोज मान लो ये एक सरफेस है, यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ठीक है। अब अगर मान लो ये जो सरफेस है ये अंदर की तरफ ऐसे बेंड हो जाए, ठीक है, ये कुछ इस तरह से अंदर की तरफ बेंड हो जा रहा है, तो भाई ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं ग्लैंड। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं ग्लैंड्स, ठीक है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये जो ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करता है, जैसे कि सलाइवा हो गया तो सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, वैसे ही हमारे बॉडी में अलग अलग केमिकल प्रोड्यूस होते हैं थ्रू दीज ग्लैंड्स, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एग्जाम में देखो ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज ग्लैंडुलर, अगर पूछा भी गया तो तुम क्या बोलोगे, समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू folds inward and a multicellular gland is formed। ग्लैंड का मतलब क्या होता है, याद रखना, ग्लैंड का मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर। So this is called glandular epithelium. These glands secrete chemical substances। chemical substance जैसे हमारे माउथ में सलाइवा हो गया, वैसे ही हमारे पूरे बॉडी में अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेट कर रहा होता है। सिक्रेट करने का मतलब होता है रिलीजेस, प्रोड्यूस कर कर,
प्रोड्यूस करके रिलीज करने को हम सीक्रेट करना बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आई सभी को। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो, तो मैंने एक टेबल बनाया है। इस टेबल में मैंने सभी एपिथेलियल टिश्यू के लोकेशन और उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर किया है। ठीक है, एक तरह से रिकैप है। तो स्क्वैमस का क्या काम है भाई? स्क्वैमस कहाँ पाया जाता है? लाइनिंग्स। लाइनिंग्स का मतलब मैंने बता दिया है। लाइनिंग्स का क्या मतलब होता है भाई? आउटर कवरिंग। तो स्क्वैमस पाया जाता है आउटर कवरिंग ऑफ माउथ। आउटर मतलब कि अंदर की बात है। ठीक है, अंदर की कवरिंग। Esophagus, that is food pipe, nose, delicate lining of the blood vessels and alveoli. Alveoli हमारे लंग्स में वो जो ब्लड लाइक जो बलून लाइक स्ट्रक्चर था ना, उसे हम alveoli बोलते हैं। ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? परमिएबल इन नेचर होता है, अलाउइंग सब्सटेंस टू पास थ्रू देम। जो भी सब्सटेंस होते हैं वो उसके थ्रू पास करते हैं। वो तो भाई सभी, मोस्ट ऑफ द टाइम सभी एपिथेलियल से पास करते हैं। Now, stratified squamous कहाँ पाया जाता है? स्किन में पाया जाता है। इसमें पैटर्न ऑफ लेयर होते हैं टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। कॉलमनर कहाँ पाया जाता है? इनर लाइनिंग्स ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। सीलिएटेड कॉलमनर कहाँ पाया जाता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें विलाई होते हैं। क्यूबॉइडल जो है वो किडनी ट्यूब्स और डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट। ग्लैंडुलर कहाँ पाया जाता है? ऑल मेजर ग्लैंड्स लाइक लिवर, पैनक्रियाज एक्सेट्रा। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? सीक्रेशन। तो आई होप एपिथेलियल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सभी का। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू का। सो कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट हमें पढ़ना है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या होता है भाई? सो एरियोलर टिश्यू जो है हमारे स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स के आसपास, नर्व्स और बोन मैरो में। बोन का जो हमारा जो बोन का जो अंदर का हिस्सा, बोन हमारा अंदर से हॉलो होता है, वहां पे एक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, तो एरियोलर टिश्यू यहाँ पाया जाता है। नाउ इसका मेन फंक्शन क्या है? टू फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ठीक है, अब ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये पाया कहाँ जाता है, इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। नेक्स्ट, टेंडन्स और लिगामेंट्स, ये दो अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू हैं। टेंडन्स मसल टू बोन ज्वाइन करते हैं, लिगामेंट्स बोन टू बोन ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये भूल मत जाना। बच्चे कंफ्यूज होके लिगामेंट का टेंडन में लिख देते हैं, टेंडन का लिगामेंट में लिख देते हैं। ठीक है, टेंडन की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। लिगामेंट्स की स्ट्रेंथ जो होती है ठीक ठाक होती है, लेकिन इलास्टिसिटी इनकी बहुत हाई होती है। ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। थर्ड है हमारा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। ठीक है, और बेसिकली ये हमारे स्किन और के नीचे पाया जाता है। जो जितने हमारे बॉडी में स्किन है, स्किन के नीचे जो फैट होता है, हम कहते हैं भाई फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो ये एडिपोज टिश्यू डिपॉजिट हो रहे होते हैं। एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उनके बीच में जो भी स्पेस है, दैट इज मान लो लंग्स हार्ट के बीच में स्पेस है, पैनक्रियाज और लिवर के बीच में स्पेस है, स्टमक लिवर के बीच में स्पेस है, जो भी स्पेस है हमारे बॉडी में, हर जगह ये एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो दे आर फैट स्टोरिंग टिश्यू। अब देखो, जो फैट है वो क्या होता है? हमारे बॉडी में इंसुलेटर का काम कर रहा होता है। ठीक है, जैसे जो एनिमल्स होते हैं जो बहुत कोल्ड रीजन में रहते हैं, उनके बॉडी में बहुत ज्यादा फैट होता है। तो फैट जो होता है उनके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर के एक्सट्रीम कोल्ड से बचा रहा होता है। तो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फ्लैट फैट ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स का मतलब फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल से बना हुआ भरा हुआ होता है। ठीक है, due to which it also acts as insulator. Now, बोन, स्केलेटल टिश्यू जो है वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही है। इसके अंदर आता है पहला बोन। बोन क्या है? स्ट्रांग है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। हमारे बॉडी का जो फ्रेमवर्क तैयार होता है वो बोन की वजह से तैयार होता है। ठीक है, हमारे जितने भी बॉडी में मसल्स होते हैं और मेन ऑर्गन्स होते हैं वो बोन के ऊपर एक तरह से हैंग किए हुए हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बोन ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी।
ना ये जो बोन सेल्स हैं, दे आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या होता है भाई? अभी याद होगा जब हम अभी एपिथेलियल की बात कर रहे थे, वहां पे हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि एपिथेलियल सेल्स के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल बहुत कम होता है। ठीक है, तो जितने भी टिश्यूज हैं, मैंने बताया था ना कि जो टिश्यूज हैं दे आर लाइक वॉल, और जो सेल्स हैं दे आर लाइक ब्रिक्स। तो ब्रिक्स को वॉल बनने के लिए उनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल का होना जरूरी है। तो ये मैट्रिक्स इज द सेम सीमेंटिंग मटेरियल। ठीक है, मैट्रिक्स मूवी मत सोच लेना, दिस इज सीमेंटिंग मटेरियल। सो बोन सेल्स जो होते हैं वो एक हार्ड मैट्रिक्स में, एक सीमेंटिंग मटेरियल में एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, मतलब लोकेटेड होते हैं, प्लेस्ड होते हैं, और इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। ये जो सीमेंटिंग मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ना बोन सेल्स को हम ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं, वन मार्कर है, ध्यान रखना। बोन सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स, ये नाम है इन बोन सेल्स के। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हम इसको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्टिलेज की बात करते हैं। भाई कार्टिलेज क्या होता है? जैसे हमारा ये ईयर हो गया, ठीक है, एंड ये नोज का अपर पार्ट हो गया, तो ये बोन का नहीं बना हुआ है। ठीक है, ये बहुत सॉफ्ट टिश्यू है। तो इट इज मेड अप ऑफ अनदर काइंड ऑफ टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज। कार्टिलेज की खास बात क्या होती है कि कार्टिलेज के सेल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है। इसका जो मैट्रिक्स है वो भी सॉलिड होता है, लेकिन जहां पर बोन का मैट्रिक्स बना हुआ था कैल्शियम और फास्फोरस का, वहीं पर कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन और शुगर का बना हुआ होता है। ये ध्यान रखना, दोनों के मैट्रिक्स का कॉम्पोजिशन अलग है। मैट्रिक्स क्या होता है भाई? अभी बताया था ना, मैट्रिक्स इज द सीमेंटिंग मटेरियल। ना इसके अलावा कार्टिलेज जो होता है वो बोन सरफेस को स्मूथ करता है। ठीक है, जॉइंट पे जनरली क्या होता है, दो बोन्स आपस में मिक्स हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जॉइंट्स पे जो कार्टिलेज है वो बोन के सरफेस को स्मूथ करता है और सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है वहां पे। ठीक है, नाउ इट इज प्रेजेंट इज नोज, ईयर, ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है? किसी बच्चे को पता है ट्रेकिया क्या होता है? भाई ट्रेकिया इज द विंड पाइप। जिस विंड पाइप की हम बात कर रहे थे जहां पे म्यूकस होता है, इसी को हम बोलते हैं ट्रेकिया। ठीक है, एंड लैरिंग्स। तो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया है बोन और कार्टिलेज के बीच में। बोन जो है वो हार्ड होता है और इनफ्लेक्सिबल होता है, जबकि कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है भाई। बोन में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। बोन का जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन और कैल्शियम का बना हुआ होता है, जबकि कार्टिलेज का जो है वो प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा कनेक्टिव टिश्यू। देखो अभी हम सारा कनेक्टिव टिश्यू ही पढ़े, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। तो नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ब्लड का मैट्रिक्स फ्लूइड होता है। ठीक है, बोन और कार्टिलेज दोनों का मैट्रिक्स सॉलिड होता था, बट ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड होता है, और इसके मैट्रिक्स को हम बोलते हैं प्लाज्मा। सो हमारा जो ब्लड है ना वो बेसिकली क्या, वो प्लाज्मा है। और प्लाज्मा, अभी तुमने जैसे कोविड का जो केस हुआ था उसमें तुमने बहुत न्यूज में सुना था प्लाज्मा डोनेट करने की बात हो रही थी। ठीक है, प्लाज्मा डोनेशन बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज बेसिकली जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड होता है क्या, इट इज अ मिक्सचर। किस चीज का मिक्सचर होता है? प्लाज्मा इज अ लिक्विड, अ फ्लूइड सब्सटेंस, जिसमें कि अलग अलग टाइप के सेल्स, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है वो डिसॉल्व होते हैं। तो वो जो पूरा मिक्सचर बन जाता है उसी को हम बोलते हैं ब्लड। ठीक है ना, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटीन्स होता है, सॉल्ट्स होता है और हॉर्मोन्स होता है। हॉर्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे हम जब एडल्ट हो रहे होते हैं, जब हम टीनेज को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं इन हॉर्मोन्स की वजह से आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हॉर्मोन्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंस।
ब्लड फ्लोज एंड ट्रांस, अब देखो ब्लड जब फ्लो करता है तो ब्लड इज लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे बॉडी का। तो गैसेस, दैट इज मान लो जो हमने ब्रीथ किया वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक गया, लंग्स में ब्लड में वो डिफ्यूज हुआ और वहां से हमारे बॉडी के सभी सेल्स तक गया। हमारे इंटेस्टाइन में जो विली थे, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो जब वो फूड एब्जॉर्ब करते हैं तो बेसिकली उसके बाद वो ट्रांसफर कर देते हैं ब्लड में। ब्लड उस फूड को हमारे पूरे बॉडी में अलग अलग सेल्स तक पहुंचाता है। हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल, ठीक है, वेस्ट मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और जो हम खाना खाते हैं उस खाने से बहुत सारा ऐसा वेस्ट होता है जो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है, तो फाइनली यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा होता है। तो ब्लड में क्या होता है कि ये सारी की सारी चीजें फ्लो करती हैं और अपने डेजिग्नेशन तक पहुंचती है, ठीक है, जहां भी उसकी रिक्वायरमेंट है। दैट इज जैसे कि हमारे पूरे बॉडी में सभी सेल्स के जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, हमारे सेल्स के लिए वेस्ट है, तो वो हमारे सेल से निकल के पहुंचते हैं लंग्स तक थ्रू ब्लड, जहां से हम उसे एक्सेल कर देते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। तो आई होप ब्लड का फंक्शन और कॉम्पोजिशन समझ में आ गया होगा सभी को। अब अगर हम ब्लड सेल्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो सबसे पहला होता है आरबीसी। आरबीसी रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक रेड कलर का सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। तुमने ये सुना होगा बहुत लोगों से, अगर थकान हो रही तो भाई कहीं तुम्हारा हेमोग्लोबिन डाउन तो नहीं है। सो हेमोग्लोबिन क्या होता है, हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन कैरियर होता है। अब एक बात समझो ना, चाहे हम कितना भी खाना खा लें, वो खाना हमारे बॉडी में जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब होगा और हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचेगा। तो तुम इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो ना, मान लो अ, अ, ऐसे मान लो कि भाई ये किसी हमारे घर में एलपीजी आ गया, ठीक है, बट एलपीजी आना इज नॉट सफिशिएंट टू गेट द एनर्जी। हमें एनर्जी जो चाहिए वो सिर्फ एलपीजी से नहीं मिलेगा, हमें उस एलपीजी को बर्न करना पड़ेगा, तभी जाके उस एलपीजी से हमें एनर्जी मिलेगा। तो जो हमारा फूड है, इट इज लाइक एलपीजी, वो हमारे सेल्स तक पहुंच तो गया है, बट अभी वो एनर्जी नहीं देगा। एनर्जी देने के लिए उसको ऑक्सीजन की सप्लाई होनी पड़ेगी। तो जब ऑक्सीजन से वो फूड मिलेगा तभी जाके उससे एनर्जी निकलेगा। तो मान लो हमने कितना भी खाना खा लिया, हमारे बॉडी में बहुत फूड है, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सभी सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा तो उस फूड का कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई एनर्जी लिबरेशन नहीं होगा। तो जनरली जब हम ज्यादा थक जाते हैं, थकान हमें कॉन्टिन्यूस फटीग रहती है, तो लोग कहते हैं भाई तुम्हारा हेमोग्लोबिन तो कहीं डाउन नहीं है ना। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कहीं हमारे बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो कम नहीं हो गई है। तो अगर ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रहा होगा तो सेल्स में एनर्जी जनरेट नहीं हो रहा होगा, जिसके वजह से हो सकता है हम फटीग रहे, थके हुए रहे हमेशा, ठीक है ना। दूसरा व्हाइट ब्लड सेल्स। भाई अभी हम इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी के बारे में बहुत चीजें सुन रहे हैं कि भाई अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो। तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी होता क्या है, इम्यून सिस्टम होता क्या है। देखो हमारी बॉडी के अंदर एक है नेचुरल डॉक्टर है जो किसी भी जर्म्स या बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट कर जाता है। जब भी कोई जर्म्स या बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है या वायरस एंटर करता है, तो हमारे बॉडी के कुछ पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो जाते हैं और ये डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, उन जर्म्स को किल कर देते हैं, ठीक है। तो जब ये डब्ल्यूबीसी उन जर्म्स को किल करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हमने पढ़ा है व्हाई डू वी फॉल इल में, ठीक है। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है। हमें पता कैसे चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स या बैक्टीरिया या वायरस जा चुके हैं, हमें फीवर होता है, हमें पेन होता है। तो ये हमारी बॉडी का एक सिग्नल है हमें बताने के लिए कि भाई बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ हुआ था जिसको बॉडी रिपेयर कर रही है, ठीक है। तो ये जो WBC दे फॉर्म्स आवर इम्यून सिस्टम। व्हाई? बिकॉज दे फाइट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम इस WBC को जितना तंदुरुस्त रखेंगे हमारी बॉडी अपने आप को उतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाएगी। तो थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मान लो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब कहीं पे अगर मान लो हमें चोट लगती है या कुछ भी होता है जिसके वजह से वो ब्लड वेसल डैमेज हो जाता है, तो ब्लड क्या होगा, उस ब्लड वेसल में फ्लो नहीं कर पाएगा। भाई देखो हमारे घरों में वाटर आता है, वाटर सप्लाई होता है, तो वाटर जो है मोटे मोटे पाइप्स के थ्रू हमारे घरों तक पहुंचता है, ठीक है।
तो तुम अगर दिल्ली से कभी भी थोड़ा बाहर की तरफ जाओगे, ठीक है, चाहे हरियाणा की तरफ, चाहे यूपी की तरफ, कहीं भी जाओगे, तो तुम देखोगे कि फील्ड्स में क्रॉप फील्ड्स होंगे, वहाँ पे खेत होंगे और उसमें मोटे-मोटे पाइप्स जा रहे होंगे। अगर कहीं पे वो पाइप्स डैमेज हो जाएँ, तो क्या होगा? पानी वहीं पे वेस्ट हो जाएगा, शहर तक पानी पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है? या आएगा भी तो बहुत कम प्रेशर में आएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे होता है कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी ब्लड वेसल डैमेज हो जाता है, ठीक है? अगर हमारे बॉडी में कोई भी ब्लड वेसल डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से जो ब्लड है, वो एक तरह से वेस्ट हो जाता है, ठीक है? सॉरी, ब्लड लीक करने लगता है और ब्लड का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। दैट्स व्हाई ब्लड हमारे बॉडी में ऑक्सीजन या जो भी काम की चीजें उसको एफिशिएंटली पहुंचा नहीं पा रहा होता है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस ब्लड लॉस होता रहा तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स एक ऐसे सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जहां पे भी लीक डेवलप हुआ है, वैसे तो ये पूरे ब्लड में फ्लो करते रहते हैं, लेकिन जहां भी लीक हुआ है, जैसे मान लो एक ब्लड वेसल है, ठीक है, सपोज इस जगह पे लीक हो गया, ब्लड यहाँ से बाहर निकलने लगा, तो प्लेटलेट्स क्या होंगे, इस जगह पे आके अपने आप को ऐसे डिपॉजिट कर देंगे और कुछ समय के बाद ये क्या होंगे, हार्डन हो जाएंगे। तो एक तरह से इन्होंने लीक को रिपेयर कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी के एक प्लम्बर्स होते हैं, जो अगर हमारे ब्लड वेसल में थोड़ा बहुत लीक हुआ तो उन लीक को ठीक कर देंगे। नाउ देखो, ब्लड के अलावा हमारे बॉडी में एक और लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। नाउ लिम्फ एक कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है? इसमें डब्ल्यूबीसी तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं होता है। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वैसे ही हमारे बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं, जिसमें ये लिम्फ फ्लो कर रहा होता है, ठीक है? नाउ इसमें ऑक्सीजन, ग्लूकोज, मतलब देखो बेसिकली हमारे बॉडी का जो मेन ट्रांसपोर्टेशन है वो है ब्लड। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, जब भी कोई सब्सटेंस ब्लड से सेल में ट्रांसफर हो रहा होता है तो उसका लीकेज हो जाता है बहुत बार, वो प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं हो पाता। मान लो 100 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज जो है वो ब्लड से सेल में जा रहा है, तो हो सकता है 8-10 यूनिट जो है वो आसपास लीक कर जाए। तो ये जो लीकेज होता है ना, ये लीकेज एक तरह से सेल के चारों तरफ क्या होता है, लिम्फ होता है। सेल जो है एक तरह के लिक्विड में फ्लोट कर रहे होते हैं, जो होता है लिम्फ। तो ये सारा का सारा ग्लूकोज या ऑक्सीजन उस लिम्फ में कलेक्ट होता है और वापस ये लिम्फ के जो वेसल्स होते हैं, ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं। तो लिम्फ एक तरह से क्या करता है कि जो भी सेल में ट्रांसफर करते वक्त जो भी वेस्ट हुआ या लीक हुआ है, उस लीकेज सब्सटेंस को वापस ब्लड में भेज देता है, ठीक है। तो एक तरह से हमारे बॉडी का ये सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बैकअप है। नाउ क्योंकि इसके अंदर डब्ल्यूबीसी है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को फॉर्म कर रहा होता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये लिम्फ की वजह से होता है, ठीक है। ब्लड की वजह से भी होता है, बट लिम्फ में भी डब्ल्यूबीसी होते हैं। तो हमारे इम्यून सिस्टम में ये जो लिम्फ है वो भी पार्टिसिपेट करता है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक बार एनसीईआरटी से तुम यहाँ तक पढ़ के रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यू को कंप्लीट कर लेंगे, तो टिश्यू चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट हो गया है। नाउ यू कैन लीव द सेशन।